नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। यानी कि आपको समझ आ चुका होगा कि भाई आज से हमारी जो क्लासें होने वाली है यह भारतीय भूगोल के बारे में होगी। और देखिए साथियों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि भाई आपके लिए ये क्लासें राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी भर्ती और साथ ही जो NTPC, RRB और ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं, इन सभी के लिए साथियों ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, और क्लास में बने रहिएगा। क्लास को आप लाइक कीजिए, क्लास को पूरा वॉच कीजिए। आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मेरे द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा और मैं आशा करता हूँ आपको जो पुराने कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे वह बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। आपने उन कंटेंट को बड़ी अच्छी तरीके से समझा होगा और अपने नोट्स को प्रिपेयर किया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए, आज हम यहाँ पर जानेंगे भारत की स्थिति विस्तार के बारे में कि भाई भारत की स्थिति किस प्रकार से है। एक तरीके से ग्लोब के माध्यम से हम जानेंगे कि भाई भारत की स्थिति कहाँ पर है, कि भाई कौन कौन सी जो रेखाएं हैं उनके किस किस रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति किस प्रकार से बनती है। तो सारी जानकारियां हम आज यहाँ पर कवर करेंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से। आप बने रहिए क्लास में। और देखिए, हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। तो भारत की स्थिति और विस्तार आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट डाल दीजिएगा। और हम शुरुआत करते हैं ग्लोब से। देखिए साथियों, आपको पता है कि ये क्या चीज़ मैंने बनाई है। मैंने यहाँ पर बनाया है ग्लोब, ठीक है। आप ग्लोब जानते ही हैं, कई बार आप स्कूलों में, कॉलेजों में और कई सारी जो भूगोल की जो ऑफिस होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा एक जो गोल आकृति रखी होती है, तो वह होती है ग्लोब, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये प्लास्टिक की बनी होती है और इसके ऊपर पूरे विश्व का मानचित्र छपा होता है। और उस मानचित्र के अंदर आप देखते हैं कि वे सारे देश हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है कि उसका लोक होता है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से टिका हुआ होता है, उस पर ये गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भाई आप इमेजिन कीजिए कि यह एक तरीके से ग्लोब है या फिर एक पृथ्वी है, ठीक है। अब आज इस पृथ्वी के अंदर हम जानेंगे कि भाई भारत की स्थिति किस प्रकार से है और कहाँ पर है, ठीक है साथियों। यह पृथ्वी है, इसका देखिए ये कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ओके। मैंने यहाँ पर लिख दिया है N यानी कि नॉर्थ, S से यानी साउथ यानी कि दक्षिण, और E से ईस्ट यानी कि हमारा ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वी भाग, ठीक है। और इस तरफ देखते हैं तो ये वेस्ट यानी कि पश्चिमी जो दिशा होती है या फिर भाग होता है, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिखा लाइन लगा खींची है एक, ये क्या चीज़ है, और ये 3 लाइनें मैंने ये आड़ी खींची है, तो ये क्या चीज़ें हैं। आइए शुरुआत करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारियों की। तो देखिए साथियों, आपको बड़े ही सुंदर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई जो आपने यहाँ पर देखा है N और S यानी कि दोनों पोलों के बीच में जो रेखा मैंने गुजारी है, यह कौन सी रेखा है। आपको पहले इन रेखाओं के नाम समझने होंगे और उसके पश्चात में हम आगे बढ़ेंगे कि भाई ये किस प्रकार से कार्य करती है और हमारे लिए यह किस प्रकार से उपयोगी होती है। तो देखिए साथियों, ये कौन सी रेखा है, तो यह 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। कौन सी वाली, ये वाली N और S के मध्य में जो रेखा है यह 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या प्रधान मन्यान रेखा। तो मैं इसका नाम लिखता हूं, आप लिख लीजिएगा, इसे यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए N तो आप समझ चुके हैं कि भाई ये N पोल है, और ये कौन सी है, तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो आप समझिएगा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, या फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं प्रधान मन्नान रेखा। इसे प्रधान मन्नान रेखा या फिर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। यह हमारी पृथ्वी को 2 भागों में यानी कि उसको एकदम 90 डिग्री पर 2 भागों में बांटती है। अब अगर आप देखेंगे कि भाई जो हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, यूँ माना कि यह ग्लोब है, तो यहाँ पर ये रेखा एक तरह से यहाँ गुजर रही है और फिर ये इस भाग पर ये गुजरेगी, ठीक है। और ये इस भाग पर पूरी चारों ओर इसके 360 डिग्री पर यह रेखा घूमती रहती है, ठीक है। तो हमने जो ये वाली बीच वाली रेखा है इसे नोट किया है, और ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, और इसका नाम प्रधान मन्नान रेखा भी हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, जो कि हमारे गुजर रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉर्थ, ठीक है।
और ये बीच में क्या है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री पर होती है भूमध्य रेखा, ठीक है। आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में। तो आप देखिए भाई 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। अब इससे ऊपर का भाग कौन सा होगा, तो वह उत्तरी भाग होगा, ठीक है। और इससे नीचे का होगा तो वह होगा हमारा दक्षिणी भाग, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमारी रेखा गुजरती है और उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा गुजरती है। आप इसे नोट कर लीजिए कि भाई उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। कई बार उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आप दोनों चीजें नोट कर लीजिए, उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा दोनों एक ही है। और इसकी रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री इसका जो एक तरह से वो कोण होता है कि भाई ये इस स्थिति से गुजरती है। अगर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा भाई भारत, जो हमारा प्यारा भारत है, वह कहां पर अवस्थित है इस ग्लोब के अंदर। पहले हम जानेंगे 2 बची हुई शेष रेखाओं के बारे में, फिर आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, आपको आगे देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की स्थिति मैंने बताई है 0 डिग्री। यह भूमध्य रेखा हमारे इस ग्लोब में 0 डिग्री से गुजरती है, यानी कि इस ओर तो जो 0 डिग्री पर गुजरती है यह भूमध्य रेखा होती है, और यहां से जो 0 डिग्री से गुजरती है वह होती है हमारी ग्रीनविच रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बताया है भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गुजर रही है और यह 0 डिग्री से ही गुजरती है। इसके बारे में कोई भी वो नहीं है कि भाई उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, दक्षिणी से गुजरती है, क्योंकि यह भाई दोनों ही पार्टों को यह खुद तैयार करती है। तो इसका कोई स्थिति नहीं है, इसकी कोई विस्तार नहीं है, ठीक है। आपको बस नोट करना है कि भाई भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गुजरती है। इसका नाम अगर आप देख सकते हैं कि भाई इसका नाम अक्षांश रेखा हमारे को देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि भाई ऊपर वाली तो उत्तरी अक्षांश हो चुकी है और यह कौन सी होगी, फिर अक्षांश होगा, और नीचे वाली मकर रेखा यह होगी हमारी दक्षिणी अक्षांश। तो आप इसे लिख लीजिए कि भाई अक्षांश रेखा भी इसका नाम हमें देखने को मिलता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर अक्षांश रेखा, यह हमारी अक्षांश रेखा हो चुकी है। ऊपर वाली थी उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं मकर रेखा के बारे में कि भाई यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसकी स्थिति विस्तार क्या है। तो देखिए मैंने बताया था कि भाई यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और नीचे वाली कौन सी है, यानी कि बीच वाली, तो यह अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा इसका नाम पड़ता है। और अब इसके नीचे वाली कौन सी होगी, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तरी अक्षांश तो कवर हो चुका है, तो नीचे वाली कौन सी रहेगी, यह साउथ पोल के नजदीक में आ रही है। तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे कि भाई दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इसका नाम हमारे को वैसे विशेष तौर पर मुख्य रूप से होता है मकर रेखा। तो आप लिख सकते हैं कि भाई दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखिए साथियों, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं वो समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है पूरी, या फिर मैं आपके एक तरीके से मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारियां दिया कीजिए कि भाई आप जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो प्लीज क्लास में डिटेल से समझिए और बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को तैयार कीजिए। और जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये आपके लिए राजस्थान पटवारी भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती और एनटीपीसी और ग्रुप डी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि भाई ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो भूगोल है वह हमारे राजस्थान के एग्जाम्स में भी ऐड किया गया है। तो इसीलिए हमें ये 4 एग्जाम्स एक ही क्लास से कवर करने हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से, यानी कि इस एग्जाम में अगर मान लीजिए ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चंस बने तो वह हमारी ही क्लास से बने और कोई भी चीज़ आपको छूटे नहीं। तो इसीलिए मैंने बड़े ही विस्तृत तौर पर पूरे डिटेल में यहाँ पर कुछ शुरुआत करी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने शुरुआत करी है यह बड़ी ही सुंदर लग रही होगी, आपको यह पसंद भी आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बताया है कि भाई जो अक्षांश रेखाएं हैं तो इनका विस्तार किस प्रकार से है और यह किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारियां समझ आ चुकी होगी। अब बात करेंगे हम भारत की कि भाई इस ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पर बनती है। तो देखिए साथियों, ये मैंने अपना प्यारे भारत का नक्शा बनाया है। यहाँ पर देखिए कुछ कोड लिखे हैं मैंने, ये बार यहाँ पर लिखा है भाई 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको कई बार समझ में नहीं आया होगा कि भाई जो कई सारे टीचर्स होते हैं तो भाई ये लिख देते हैं, परंतु आपको ये बोलने में नहीं आता है कि भाई कई सारे विद्यार्थी मैंने देखे हैं अपने जो रियल लाइफ के अंदर, जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, कि वहाँ पर हमारे को कई विद्यार्थी होते हैं जिनको इसका मतलब ही पता नहीं होता है कि भाई इसको बोलते कैसे हैं। वो देखने को तो कह देंगे भाई 37 डिग्री 6, फिर इस पॉइंट का मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है, इस लाइन का। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मैंने लिखा है 37 डिग्री, तो डिग्री का मतलब तो डिग्री होता है भाई 37 डिग्री। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 6, तो ये क्या होगा 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आगे और भी चीज़ें लिखी आ जाए, यूँ मान लीजिए कि 15 आ गया, तो ये 15 क्या होगा, ये सेकंड होगा। 37 डिग्री 6 मिनट
15 सेकंड। तो इस प्रकार से आप इससे समझ सकते हैं और मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जो मैंने बताई है वह अच्छी लगी होगी, आपको एक नई जानकारी मेरी क्लास के माध्यम से प्राप्त हुई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखिए हमारा भारत है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। इसका जो ऊपरी बिंदु है वो अवस्थित है, ठीक है। और देखिए मैंने बताया है कि भाई ये पश्चिमी बिंदु है यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो कि हमारे राजस्थान का है। तो यह कहाँ पर है? तो यह है ग्लोब के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये क्या है कि भाई दक्षिणी जो पॉइंट है हमारा यह कहाँ पर है? तो यह हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, मैंने यहाँ पर मिनट का पॉइंट नहीं लगाया है, आप इसे नोट कर लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट। तो देख सकते हैं कि भाई अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा मैंने बताई है, यह कहाँ पर है? 0 डिग्री पर। तो आप समझ सकते हैं कि भाई देखिए ये आपको एक चीज़ पहले ध्यान रखनी होगी कि भाई भारत की स्थिति ग्लोब के अंतर्गत उत्तरी पार्ट में आती है। कहाँ पर आती है? उत्तरी अक्षांश में आती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि भाई भूमध्य रेखा भारत से कोई भी वास्ता नहीं रखती है कि भाई भूमध्य रेखा भारत से गुजरती थोड़ी ना है। आपको पता है भूमध्य रेखा का भारत से कोई भी वास्ता नहीं है, यह भारत से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यानी कि भारत का जो हिस्सा है वह इसके ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। परंतु अब आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा का भारत से कोई वास्ता नहीं है तो यह हमारे पास से नहीं गुजरती है। परंतु हाँ, यह हमारा जो भारत है वह भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग में अवस्थित है, यानी कि उत्तरी भाग में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग कौन सा है? ये भूमध्य रेखा है। तो इसका ऊपरी भाग ये वाला भाग हो गया। ये चारों पॉइंट है इसके ऊपरी है और ये चारों नीचे वाले पॉइंट हैं, ये 2 है और 2 है। यह कौन से हैं? तो यह निचले हैं यानी कि दक्षिणी भाग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई भूमध्य रेखा में भारत की स्थिति कहां पर, माफ कीजिएगा, ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पर स्थित है। तो आप इस नक्शे को उठाइए, इस प्यारे भारत को उठाइए और कर्क रेखा कहां पर है आप इसे नोट कीजिए पहले, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि भाई कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के मध्य में से गुजरती है। और वह कौन कौन से राज्य हैं? तो वह गुजरात है, हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इन राज्यों के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई ये राजस्थान का कुछ भाग हो सकता है और ये गुजरात का है, तो यूं गुजरती है। तो ये मिजोरम हो चुका है और ये पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये वेस्ट जो अपना बांग्लादेश है तो वो यहाँ पर ये अवस्थित है। तो बांग्लादेश हमारे काम का नहीं है तो इसीलिए हम वहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कर्क रेखा हमारे बीचों बीच से गुजरी है। तो देखिए कर्क रेखा कहाँ पर है? तो कर्क रेखा यहाँ पर है। तो हमारे को कर्क रेखा को यहाँ पर देखना है कि भाई भारत या तो फिर अब इस पार्ट में अवस्थित होगा कहीं ना कहीं इसके बीच में, यानी कि कर्क रेखा यहाँ पर है। तो भारत की स्थिति यहाँ से यूं माना कि मैंने लगा दिया ग्लोब में इसके बीच में होगी, ठीक है। देखिए हम डाउट को धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं और क्लास में बने रहिए आप, बड़े ही सुंदर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको हमारी चीज़ें यानी कि आपको लगता है कि भाई हमने ये चीज़ें समझ ली हैं तो आप कुछ समय पश्चात में जब हमारी क्लास ऑफलाइन हो जाएगी तब आप एक तरीके से *2 की स्पीड करके यानी कि दुगनी स्पीड करके एक बार क्लास को अवश्य देखिएगा। क्योंकि साथियों मैंने कई चीज़ें ऐसी बताई है जो कि आपको नहीं पता होगी और मुझे उम्मीद है मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊंगा और समझा पाने में संतुष्ट रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया है कर्क रेखा के बारे में कि भाई कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है? तो भारत यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई आधा इसके ऊपर है, आधा इसके नीचे है। तो यह कर्क रेखा है और मैंने भारत की स्थिति आपको बता दी है कि भाई यहाँ कुछ हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया है कि भाई ये कौन सा अक्षांश है। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई ये अपना उत्तरी पॉइंट है और ये नीचे का दक्षिणी पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रधान मध्यांतर रेखा, यानी कि यह कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये 68 डिग्री 7 मिनट के अक्षांश पर हमारा भारत स्थित है। तो आपको यह कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भारत की स्थिति होगी। ये वाला पॉइंट हमारा भारत का यहाँ पर है और ये ऊपरी पॉइंट कहाँ पर है? तो देखिए 0 है, ये 23 पहुँचा है यानी कि 23.5 पहुँचा है। अब हमें इसमें और कुछ ऐड करना पड़ेगा कि हम 37.5 के करीब पहुँच जाएं, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट के करीब पहुँच जाएं। तो यूँ माना कि हमने यहाँ तक कर लिया इसका विस्तार। ये हमारे भारत की स्थितियाँ बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये 0 है। अब 0 पे हमें इधर चलना होगा यानी कि 97, ठीक है। यानी कि देखिए 97 चलना है तो 0 से हम चलेंगे 97 करीब। तो माना कि 97 हमारा यहाँ पर आया होगा।
तो यह भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, ये विस्तार हो चुका है भारत का इधर से। अब नीचे की बात करते हैं तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट। कर्क रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट का बात हो रही है, माफ कीजिएगा भूमध्य रेखा से। तो देखिए भूमध्य रेखा 0 यहाँ पर है। अब इससे ऊपर की ओर हमें बढ़ना है। मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, तो इसीलिए हमें नीचे तो बढ़ना का काम ही नहीं है, ऊपर ही बढ़ना है। तो इस पॉइंट से हम 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट माना कि ये यहाँ पर आया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा प्यारा भारत इस ग्लोब में यहाँ पर अवस्थित है। आप इसे नोट कर लीजिए और बड़े ही सुंदर तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए ये कुछ नोट्स मैंने बनाए थे जो कि आपको समझाने के लिए थे, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब आप इसे नोट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। यू और ये 4 मैंने डॉट लगा दिए हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको जो भारत की स्थिति है, अवस्थिति है, विस्तार है, यह ग्लोब के अंतर तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ जानकारियां हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार, कई बार आता है कि भाई अक्षांशीय विस्तार क्या है और पूछा जाता है कि भाई देशांतर विस्तार क्या है। तो आपको मैं बताऊंगा कि भाई अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार क्या है। अब देखिए हमने यहाँ पर जान लिया है कि भाई यही तो है अक्षांशीय विस्तार है और यह देशांतर विस्तार है। ठीक है, जो एक तरीके से कर्क रेखा के लंबवत होता है वह कौन सा होता है, तो वह देशांतर विस्तार होता है। और अक्षांशीय विस्तार यानी कि जो साउथ और नॉर्थ पोल के मध्य का होता है खड़ा, वह होता है हमारा अपना देशांतर विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार माफ कीजिएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भाई ये पॉइंट लेकर ये पॉइंट हमारा होता है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि भाई 37 डिग्री अपने उत्तरी भाग से लेकर 8 डिग्री दक्षिणी भाग में हमारा इसका विस्तार है। तो देखिए पहले जो नीचे होता है छोटी संख्या पहले आती है। ठीक है, आपने गणित में देखा होगा कि भाई 0 यहाँ है तो पहले आएगा 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ेंगे हम आगे। तो हमारा छोटा कौन सा है भाग, तो ये नीचे वाला है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट का हमारा कौन सा विस्तार है, तो यह हमारा अक्षांशीय विस्तार है। आप इसे यहाँ पर नोट कीजिए कि भाई अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा क्या है, तो यह हमारा अक्षांशीय विस्तार है। आगे बढ़ते हैं जानकारियों के लिए। तो देखिए अब बात करेंगे हम देशांतर विस्तार के बारे में। तो देशांतर विस्तार क्या है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हमारा देशांतर विस्तार होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट से कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो लिख सकते हैं कि भाई 97 डिग्री 25 मिनट हमारा क्या है, तो यह हमारा देशांतर विस्तार होता है। देखिए साथियों यहाँ पर आप इसे नोट करते चलिएगा। बड़े ही सुंदर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो चीज़ें रफ हैं मैं उसे मिटा रहा हूँ वापस से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जगह कम पड़ रही है इसीलिए मैं इसे मिटाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो देखिए मानक समय रेखा। अब क्या होता है मानक समय रेखा, तो ये गुजरती है हमारे 82.5 डिग्री, हमारे 82.5 डिग्री हमारे अक्षांशीय विस्तार से। ठीक है, 82.5 डिग्री कहां पर आता है, किस प्रकार से होता है, ये सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए साथियों आपको पता होगा कि भाई समय के बारे में जानकारी होती है कि भाई एक समय रेखा भी है। ठीक है, समय रेखा क्या है, किस प्रकार से निश्चित करी गई है, तो इसके लिए क्या है कि जब देखिए भारत का सूर्योदय कहां से होता है, भारत में सूर्योदय पश्चिमी ओर से होता है। और पश्चिमी ओर से जब सूर्योदय होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यूं माना कि भाई जब यहाँ पर सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले रोशनी भी यहीं पर होगी। और देखिए यहाँ पर जब कोणा गांव राजस्थान पहुंचेगा सूरज की रोशनी, तो यहाँ पर आते समय बीच में कई ज़्यादा समय लग चुका होगा, कई घंटों का समय लग चुका होगा। क्योंकि भाई भारत की स्थिति यूँ तो है नहीं कि भाई 2-4-5 किलोमीटर का है जो भाई सूरज की किरण 1 सेकंड 2 सेकंड के अंतर से पहुंच जाएगी। यहाँ पर बहुत लंबी दूरी है, हम दूरी बताएंगे आपको, क्षेत्रफल बताएंगे। तो इस प्रकार से इस दूरी को कवर करते हुए सूर्य को भी कुछ घंटे का समय लग जाता है या फिर कुछ मिनटों का समय लग जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो भाई अपने समय विज्ञान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नया समय निकाला, एक रेखा मानी कि भाई हम इस चीज़ के यानी कि जो बीच का स्थान होता है भारत के मध्य का, भारत का मध्य का स्थान कौन सा है, तो यह प्रयागराज में नैनी नामक एक स्थान है जहाँ से जो रेखा गुजर रही है उसे मानते हुए हमने निर्धारित किया है कि भाई यह भारत की मानक समय रेखा है। तो वह कौन सी है, तो देखिए यह रेखा यहाँ से गुजरती है, यूँ
यानी कि भाई आधा भारत तो इधर है, आधा भारत इधर है, और कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजर रही है, और जो पॉइंट निकल कर आता है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये कौन सी है, तो यह 82.5 डिग्री रेखा है। 82.5 डिग्री कौन सी वाली, तो यह 82.5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार की रेखा है। तो आपको यहाँ से चलना होगा 82.5 डिग्री इस ओर, ठीक है। ये 0 डिग्री वाली रेखा है, इससे इस ओर चलेंगे तो देखिए यहाँ से भी हम चल लेंगे 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री जाने पर हम पहुँचेंगे यहाँ पर कुछ। तो ये क्या है कि वह भारत का मध्यतम बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है, और उस प्रयागराज जिले में भी एक स्थान है नेने, ठीक है। नैनी या फिर नेने नामक स्थान आता है, तो वो हमारा एक स्थान माना गया है, और हमने उस स्थान को एक तरीके से भारतीय मानक समय रेखा, वहाँ की जो रेखा गुजर रही थी उसको निर्धारित कर लिया कि भाई ये भारत का बीच का पॉइंट है, और यहाँ से जो रेखा गुजर रही है वह हमारी भारतीय मानक समय रेखा होती है। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए कि भाई भारतीय जो मानक समय रेखा है यह हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की मानी जाती है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा कि भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर भारतीय मानक समय रेखा क्या है, तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री हमारी भारतीय मानक समय रेखा है। देशांतर हमें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई खड़ी में हम गिन रहे हैं इसको, क्योंकि भाई भारत की स्थिति यहाँ पर बीचों बीच निकल रही है और खड़ी में गिन रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस रेखा को यहाँ पर नोट दिया है। अभी हम देने को तो यहाँ भी दे सकते हैं, परंतु कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं निकल कर आ रही है, इसीलिए हमने इसे नहीं माना है। हमारे को जो 3 चीज़ें थी भारत की अवस्थिति विस्तार के बारे में जानकारियों के लिए, तो जो 3 मुख्य रेखाएं होती हैं भारत के ग्लोब, अपने विश्व के ग्लोब में, तो उनसे हमें रिलेट करना है अक्षांश में, तो ठीक है। और देशांतर के अंतर्गत हमारे लिए 0 वाली है और एक जो मानक समय रेखा वाली है, तो यह देशांतर में हमारे को यह याद रखनी है, और 3 रेखाएं ये वाली रखनी है जो कि आड़ी होती है ग्लोब के अंदर, जो 2 तो होती है 23.5 डिग्री पर और एक होती है 0 में। 23.5 डिग्री वाली में होती है उत्तरी अक्षांशीय रेखा और दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। आप इसे नोट कर लीजिए कि भाई कर्क रेखा की स्थिति कहाँ पर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है, और मकर रेखा होती है या फिर दक्षिणी अक्षांश होता है जो कि होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है कुछ पॉइंट हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में सैकड़ों बार पूछे गए हैं। तो देखिए इन पॉइंट्स को आपको समझना होगा और बड़े ही सुंदर तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाई भारत का पश्चिमतम बिंदु, सबसे पहली चीज मैंने लिखी है कि भाई भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई सारे जो बिंदु होते हैं जो कि भारत के बिंदु हैं, सबसे पश्चिमतम है, सबसे दक्षिणी है, सबसे पूर्वोत्तर है, या फिर सबसे उत्तरी कौन सा है। एग्जाम में कई बार ये बनते हैं। तो देखिए आपको लिखना है कि भाई गोहर माता सर क्रीक गुजरात, सबसे पश्चिमतम की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो एक तरह से आप यूँ मान सकते हैं कि भाई ये रेखा इस तरह से होगी। तो ये क्या है कि भाई गुजरात का जो हिस्सा है वो राजस्थान से भी आके निकला हुआ है पश्चिमी भाग में। तो सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा होता है, तो गोहर माता एक जो लोकल स्थान है, और सर क्रीक वहाँ का जो क्षेत्र का नाम है, तो गोहर माता सर क्रीक गुजरात, जो कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर गोहर माता, गोहर माता सर क्रीक गुजरात, गोहर माता सर क्रीक गुजरात भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु होता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे हम सबसे उत्तरतम बिंदु के बारे में कि भाई भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है या फिर उत्तरतम बिंदु कौन सा है। देखिए साथियों आपको मैं बताऊंगा कि भाई उत्तरी और दक्षिणी दोनों में क्या सिमिलरिटी है। एक तो देखिए इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल, और नीचे वाला होता है इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा बिंदु। तो देखिए आपको समझना होगा कि भाई के और बी, यानी कि के से कोल और बी से बिंदु, परंतु यहां पर क्या होता है के और बी, जो के बाद में आता है उसको ऊपर रखा गया है, उसको उत्तरी भाग में रखा गया है। तो के क्या हो गया, ऊपर हो गया, और बी सबसे पहले आता है परंतु इसे नीचे रखा गया है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, या फिर अक्षांशीय रेखाओं के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई 0 डिग्री के पास में कौन सा है, तो 0 डिग्री के पास में है हमारा बी, यानी कि भाई बी 0 डिग्री से के बाद 1 2 3 चलते हैं तो बी पहले आता है, तो इसीलिए इसको इस हिसाब से जमा सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको बताया है कि भाई जो पहले बी आता है परंतु उसको नीचे दे दिया गया है, और फिर के बाद में आता है उसको ऊपर दे दिया है, तो के से कोल। और देखिए बच्चा हो तो सी भी सकता है कि भाई सी ओ यू कर सकते हैं, परंतु आपको के नोट करना है जिससे आपको समझ में आ जाए।
और अगर आपको वैसे नॉर्मल तरीके से याद हो जाता है तो बढ़िया है, ये भी बढ़िया है कि भाई आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जो कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और आप उन ट्रिक्स का अनुसरण कीजिएगा, आपको बड़ा ही सुंदर तरीके से मैं समझा पाने में सफल हो पाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गोहर माता सर्किट गुजरात जो कि हमारा भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु होता है। अब बात करते हैं भारत के उत्तरतम बिंदु के बारे में, तो यह कौन सा है, कहां पर अवस्थित है, किस प्रकार से है। तो देखिए अब उत्तरतम बिंदु की बात कर रहे हैं तो यह हमारा होता है इंदिरा कोल जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप नोट कर लीजिए इंदिरा कोल हमारे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। और अब बात करते हैं पूर्वोत्तम की बिंदु की। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है हमारा, तो वह देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यह हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है और बलांगू किबियात नामक एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर जहाँ पर हमारी 97 डिग्री और 25 मिनट की जो रेखा गुजर रही है अपने देशांतर रेखा, तो वहाँ से हमारा जो एक तरीके से सबसे पूर्वोत्तर बिंदु निकल कर आता है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई बलांगू किबियात, तो आप मैं लिखा रहा हूँ बलांगू किबियात अरुणाचल प्रदेश, बलांगू किबियात आप इसे नोट कर लीजिए AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलो मैं लिख देता हूं ना यार, अरुणाचल ये प्रदेश, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में हो सकता है आप लोग समझ जाएं, कई सारे महान लोग होते हैं जो कि भाई आपने AP लिख दिया तो AP से आंध्र प्रदेश भी होता है, हम कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बवंडर हो सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ को मैं लिखता हूं और बड़े ही सुंदर तरीके से आपको स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश भी करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आएगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। देखिए साथियों आपको देखने को मिल रहा है कि भाई भारत की मुख्य भूमि कौन सी है, तो ये वाली मुख्य भूमि है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये घूमते हुए हम पहुँचते हैं यूँ अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये ओडिशा पश्चिम बंगाल आते जाते साथ पहुँचते हम यहाँ पहुँचते हैं। तो ये क्या होता है कि भाई मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। परंतु आपको देखने को मिलेगा कि कुछ द्वीप हमारे यहाँ पर भी अवस्थित हैं और कुछ द्वीप, ये जो श्रृंखला मैंने पूरी बनाई है ये कुछ द्वीपों की श्रृंखला है जो कि यह भी भारत की ही है। परंतु कुछ आगे जाने पर यहाँ पर ही कुछ माना कि जाने पर यहाँ पर आता है हमारा प्यारा श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों की जब बात होगी तब करेंगे, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर भी द्वीप है और ये द्वीप है और ये भारत की मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का मतलब होता है कि भाई मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है कैप कैमरिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि भाई कैप कैमरिन ये कहां पर है, तो यह कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कन्याकुमारी TN, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर यह हमारा पड़ता है। कैप कैमरिन जो कि हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और ये यहाँ पर अंतिम पॉइंट पर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत का मतलब इसमें यह द्वीप भी आ गए और यह द्वीप भी आ गए, तो अब कौन सा हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर लिखा है 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड। तो यानी कि यह जो रेखा है ये हमारे द्वीप हैं जो ग्रेट निकोबार द्वीप हैं अंडमान निकोबार के, यह इस भारतीय मुख्य भूमि से भी आगे निकल चुके हैं। तो देखिए ये आगे निकलने पर क्या होता है कि भाई इनकी जो स्थिति होती है भारत से आगे निकल जा चुकी है, जो कि हमारे इस रेखा के पास में आती है, यानी कि जो भूमध्य रेखा के अब नजदीक आ चुके हैं और कर्क रेखा से और भी ज्यादा दूर चल चुके हैं। भाई कर्क रेखा ये वाली है, तो भारत का जो मुख्य भूमि का क्षेत्र है वह आता है 8 डिग्री 4 अक्षांश पर, परंतु देखिए यहाँ पर आ रहा है, परंतु जो हमारी मुख्य भूमि होती है, यानी कि मुख्य भूमि तो यहाँ रह चुकी है, परंतु संपूर्ण भारत की भूमि जो कि निकोबार द्वीपों को शामिल करने पर होती है वो कुछ और भी ज्यादा आगे पहुंच जाती है। तो वो माना कि यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए हमारी जो भूमध्य रेखा से इसकी स्थिति और नजदीक हो जाती है। तो अब हमको बताना होगा, कई बार एग्जाम में आता है कि भाई संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और जो भारत की मुख्य भूमि है इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अब होगा इंदिरा कोल, माफ कीजिएगा इंदिरा कोल आ चुका है, अब आएगा इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा बिंदु।
तो आप इसे नोट कीजिए पिग्मेलियन बिंदु या फिर इंदिरा बिंदु के नाम से। तो मैं आपको बता रहा हूं, पिग्मेलियन या फिर इंदिरा पिग्मेलियन बिंदु या फिर इंदिरा बिंदु, आप इसे नोट कर लीजिएगा और नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अब देखिए ये कहां पर स्थित है, तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में ये द्वीप हमारे लिए अवस्थित हैं। तो ये सारे कौन से हैं, ये अंडमान निकोबार के द्वीप हैं और ये लगभग कुल मिलाकर 9 द्वीप होते हैं। और इसका जो सबसे अंतिम बिंदु होता है तो वह कौन सा है, पिग्मेलियन द्वीप, या फिर इसे इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई ये ग्रेट निकोबार का सबसे अंतिम हिस्सा होता है जो कि हमारे लिए इस प्रकार से अवस्थित है। अब साथियों बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में कि भाई यह भारत में से गुजरती है और यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी है कि भाई यह कहाँ पर है, तो यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत के मध्य में से गुजरती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि भाई यह रेखा भारत के किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है। तो देखिए मैंने आपको बताया है यह कर्क रेखा मैंने खींच रखी है, यह हमारे गुजरात में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो आप लिख लीजिए, क्रमशः लिख लीजिएगा कि भाई क्रमशः कहाँ से गुजरती है, तो यह गुजरती है गुजरात, फिर इसके बाद में आएगा राजस्थान, फिर अच्छा राजस्थान पूरा लिखना है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो मैं इसे एमपी लिख रहा हूँ, ठीक है साथियों, एमपी मध्य प्रदेश। इसके बाद में हमारा आएगा छत्तीसगढ़, तो आप इसे नोट कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के पश्चात में हमारा आएगा झारखंड, और झारखंड के पश्चात में आएगा हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ठीक है साथियों, आप लिख लीजिए झारखंड, और इसके पश्चात में मैं लिख रहा हूं WB पश्चिम बंगाल। और अब आएगा हमारा इसके पश्चात, देखिए पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पर पड़ता है। अब इसके पश्चात में क्या आता है, बांग्लादेश हमारा नहीं है तो इसीलिए हम इसे गिन नहीं रहे हैं। अब इसके पश्चात में जो रेखा जाएगी हमारे त्रिपुरा, और इसके पश्चात में मिजोरम जो कि हमारा अंतिम होगा। तो आप लिख लीजिए पश्चिम बंगाल के पश्चात में त्रिपुरा और इसके पश्चात में मिजोरम। तो इस प्रकार से जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, ये 6 और ये 7, और ये हमारा मिजोरम जो कि 8 और आखिरी राज्य है कर्क रेखा की स्थिति में। तो साथियों इस प्रकार से आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारियां जो मैंने उपलब्ध करवाई हैं बड़ी सुंदर लगी होगी, आपने इन सभी जानकारियों को एंजॉय किया होगा। और साथियों मैं आशा करता हूं आपको जानकारियां बड़े ही अच्छे तरीके से आप इसे प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। भाई आप सुन ही नहीं रहे होंगे, अपने नोट्स को भी तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर कई सारे एग्जाम्स हैं जिसके अंतर्गत आजकल आपको देखने को मिलता है कि भाई जो अपना जो भारतीय स्तर का सिलेबस भी आने लगा है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई पटवारी और जो पुलिस भर्तियां हैं इनके अंतर्गत भारतीय इतिहास और भारतीय जो भूगोल है वह भी ऐड करी गई है। इसके अलावा भी कई सारे संदर्भ होते हैं, जैसे कि पॉलिटी हुई, जो एक तरीके से इन्वायरमेंटल हुआ, पर्यावरण हुआ, ज्योग्राफी हुई, यह भी भारतीय स्तर की पहुंची जाने लगी है। तो इसीलिए हमने आज की इस क्लास की शुरुआत करी है, और यह हमारी भारत की स्थिति और विस्तार की है। और देखिए हम इसके पश्चात में अगली क्लास में जानेंगे भारत की पड़ोसी राज्यों के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में, कि भाई भारत की सीमा पर जो एक तरीके से इसकी विदेशी सीमा कौन सी है, यानी कि विदेशों से लगने वाली सीमा कौन सी है, कहाँ तक है, कौन कौन से राज्य लगते हैं, इसका विस्तार कहाँ से है। और बात करेंगे हम इसकी समुद्रिक सीमा की, यानी कि जो जलीय सीमा कौन सी है, और कई सारी सीमाएं हैं जो कि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं हमारे साथ में, और इसी प्रकार से आपका प्यार हमें चाहिए, और ताकि हमारी जो वीडियो की रीच भी बढ़ सके साथियों। और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि अपने सभी साथियों को भी हमारी इस क्लास का माध्यम से या फिर आपके माध्यम से इस क्लास का आनंद उन्हें प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का दिन शुभ हो।